हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, पौमचर्यू किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में है कवितावली। और किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। ठीक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी, नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किसका प्रयोग किया है? तो ध्यान रखें, जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, ध्यान रखें, खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है, कौरवी भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य, ध्यान से सुने, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? तो ध्यान दें, प्रेमिका के रूप में सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, ये हमने पढ़ लिया। इसमें आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, अभी पढ़ा हमने। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते। ठीक है, मिश्र बंधु कौन थे? 3 भाई थे। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 थे। ठीक, जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे। ध्यान दें। अगला प्रश्न, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है। और किसने चलाया था ये सबसे पहले तार सप्तक? 1943 में अज्ञे ने पहला तार सप्तक आया। ठीक है, जिसमें 7 कवि थे। ठीक, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किससे संबंधित है? तो राग दरबारी उपन्यास से। राग दरबारी उपन्यास जो कि श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है, उसका एक गांव है शिवपालगंज। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि, इनके अनुसार काव्य में गुण कितने होते हैं? तो 10 गुण होते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य में 10 गुण होते हैं। ठीक है, 10 गुण, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या हैं? तो ये अयोगवाह स्वर हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आपने वर्णमाला देखी होगी। ठीक है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख। तो जो अंत में अम और आहा आते हैं, है ना, तो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो ये क्या है? ये अयोगवाह स्वर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी नाट्य विधा है? तो ध्यान रहे, गीति नाट्य है। ठीक है, अंधा युग कैसी नाट्य विधा है? तो ये एक प्रकार का गीति नाट्य है। ठीक है, धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये उपर्युक्त पंक्तियां किससे उद्धृत हैं? तो ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। दो राह समय का रथ, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखें इनकी कविता की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, इनको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है, ध्यान दें, गोपाल राय ने। तो गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने? गोपाल राय जी ने। अगला प्रश्न है, सम आलोचना दर्श। सम आलोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो ध्यान रखें, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने सम आलोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इसका अनुवाद किया है। और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पाश्चात्य आलोचना है। ठीक है, तो जिसका अनुवाद किया जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने सम आलोचना दर्श नाम से। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी अगर हिंदी में देखें तो वैसे इसका नॉर्मल अगर अर्थ लगाएं तो आलोचना, आलोचना पर निबंध या आलोचना संबंधित निबंध, ये होगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो याद रखें, सम आलोचना दर्श उन्होंने एक ही शब्द में बता दिया। ठीक है, अनुवाद करके। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? तो अज्ञे की जीवनी है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, इनकी जीवनी है शिखर से सागर तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कथन है दोस्तों, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कथन भी है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। यानी यहाँ भक्ति काल के संबंध में यहाँ परिभाषाएं दी हैं कि यह क्या था, भक्ति काल क्यों आया। ठीक है, तो एक बात कही कि हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है, दूसरा क्या, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही हैं। ए और बी दोनों कथन आंशिक रूप से सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये दोनों कथन किसके हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस वाली वीडियो अगर देखी हो तो उनमें ये पंक्तियां मैंने शामिल की हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास समय हो तो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, स्टार्टिंग से, वो स्टार्टिंग वाली वीडियोस हैं, थोड़ी सी उसमें आवाज़ वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस समय नहीं पता था मुझे। ठीक, ऑपरेट नहीं करनी आती थी एप्लीकेशन। खैर, अभी यह है कि चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं पहले से। ठीक, तो लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। ठीक, और पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं तो अगर ठीक लगे तो वीडियो जरूर देख लें। ठीक, तो ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है। अब आंशिक रूप से सही है मतलब यानी कि ये जो बात कह रहे हैं ये आंशिक रूप से सत्य है, पूरी तरह नहीं, केवल इसका अंश मात्र सत्य है। क्यों? क्योंकि उस समय जब भक्ति काल चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था कि बाहर से मुगलों के इन सब के आक्रमण भी हो रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, तुर्कों के इनके आक्रमण को भी झेल रहा था हमारा हिंदुस्तान यानी भारत। ठीक, दूसरी बात ये थी कि जो एक लोगों में क्या था कि जो साधना चल रही थी। ठीक है, भक्ति का श्रोता कहते हैं ना कि दक्षिण भारत से आया उत्तर की तरफ। ठीक, तो ये वही कह रहे हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं भक्ति भी मौजूद थी। देखो, इंसान निराश होता है तो क्या करता है, ईश्वर की शरण में जाता है। तो कुछ उस समय की जो जनता थी, उस समय का जो समाज था, ठीक है, उस समय क्या था कि आक्रमण इतने ज्यादा हो रहे थे
कि लोग परेशान हो चुके थे, अब उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा था कि कहीं भी उनके मन को शांति मिले, तो भक्ति उनको एक मार्ग दिखी। ठीक, ऐसे में उन्होंने ईश्वर की उपासना करना शुरू किया, तो इसीलिए सगुण और निर्गुण भी आए। ठीक है, तो ये बात ऐसे जुड़ेगी, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया कि जो ये अपने आप चीजें हो रही थी तो आंशिक रूप से सत्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, विभावन व्यापार। विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। ऑप्शन ए है, एक कथन है कि जो विभावन व्यापार है वह रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, और दूसरा है कि विभाव ही रस का हेतु है। हेतु मीन्स के लिए। ठीक, विभाव ही रस के लिए है या रस का हेतु है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही और बी आंशिक रूप से सही। ठीक है, तो ए तो पूर्णतः सही है और विभाव ही रस के लिए है या विभाव ही रस का हेतु है, ये आंशिक रूप से सही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं, गौर करना जरा दोस्तों। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है, ये कथन ए है। फिर है कथन बी, छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ठीक है, तो ये दो कथन हैं। अब ध्यान दें, ए आंशिक रूप से सही है और बी पूर्णतः सही है। ठीक है, तो ए क्या है कि छायावाद और रहस्यवाद। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, आधुनिक काल की धाराएं हैं। ठीक है, युग है एक तरीके से, ये भी विचारधारा। ठीक है, तो ध्यान दें, छायावाद और रहस्यवाद इनमें तात्विक भेद नहीं है। तात्विक रूप से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये आंशिक रूप से सही। दूसरी बात, ध्यान से सुनना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहाँ, ध्यान दें। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, छायावाद में क्या है, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता है। और रहस्यवाद में क्या है दोस्तों, तो अज्ञात के प्रति रहस्य जहां होगा यानी कि कुछ न कुछ चीजें छिपी होंगी, रहस्यमयी होंगी, यानी अज्ञात होंगी। ठीक है, तो दो शब्द याद रखें दोस्तों। ठीक, एक रहस्य आएगा तो यानी अज्ञात, रहस्य में अज्ञात के प्रति क्या, जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा है। तो छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, यह पूर्णतः सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, नई कविता में कथन है, ये भी, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो नई कविता है, नई कविता, ठीक, ये आंदोलन था ना, उसी की बात हो रही है, नई कविता आंदोलन। ठीक है, 1954 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक, तो ध्यान दे जरा, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र कैसा है, द्वंद्वग्रस्त है, यानी कि पहली बात मनुष्य केंद्र में आ गया नई कविता के अंतर्गत। दूसरी बात कि जो मनुष्य था कैसा था, द्वंद्व में था, नए पुराने का द्वंद्व। ठीक है, अस्तित्व का द्वंद्व। ठीक है, ये सारी चीजें थी, नए व्यक्ति में थी, तो ध्यान रखना, द्वंद्वग्रस्त था मनुष्य नई कविता में। दूसरी बात है, नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि नई कविता को अगर हम देखें कि केवल यह है व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, जबकि नई कविता क्या है, इसके साथ साथ व्यक्ति चेतना के साथ और भी बातें इसमें शामिल हैं। तो ध्यान दें, ए आंशिक रूप से सही है और बी पूर्णतः सही है। ठीक है, बी पूर्णतः सही है, दोनों कथन वैसे सही है, ये ऊपर वाला आंशिक रूप से और दूसरा वाला पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार क्रम देखते हैं दोस्तों, जरा गौर करेंगे। सबसे पहले इस्तवार दा ला लिटरेचर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी, क्या नाम है, इस्तवार दा ला लिटरेचर एंड्यूई ए हिंदुस्तानी। ठीक, इसके बाद आया इतिहास किसका, शिव सिंह सरोज, कौन सा, शिव सिंह सरोज। फिर आया
जो किसके द्वारा लिखा था? शिव सिंह सेंगर का। और इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी किसका है? गार्सा द तासी का, फ्रेंच भाषा में। ठीक, फिर शिव सिंह सेंगर का है इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, फिर कौन सा है ये? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, ग्रियर्सन। फिर है मिश्र बंधु का, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु का इतिहास है मिश्र बंधु विनोद। तो ध्यान दें, सबसे पहले इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंडुई ए हिंदुस्तानी, दूसरा शिव सिंह सरोज, तीसरा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, चौथा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या है? तो कुछ नव जागरण काल किसे कहते हैं? आधुनिक युग को ही कहते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, नव जागरण काल यानी कि शुरुआती जो समय रहा उसको नवजागरण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नवजागरण, पुनर्जागरण। ठीक है, क्योंकि पढ़ने लिखने का जो दौर चला, शुरुआत जहाँ से हुई वो इसी समय से बहुत तेजी से हुई। ठीक है, ध्यान दें, तो इसमें कुछ संस्थाएं आई जिन्होंने आगे आकर समाज में परिवर्तन लाए। ठीक है, ध्यान दें, सबसे पहले ब्रह्म समाज राम मोहन राय जी थे इसके संस्थापक। ध्यान दें, ब्रह्म समाज। फिर है प्रार्थना समाज। ठीक है, फिर है आर्य समाज किसका है? तो आर्य समाज से संबंध है दयानंद सरस्वती जी का। फिर है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनका संबंध था इससे, किससे? रामकृष्ण मिशन से। तो ये चार याद रखेंगे संस्थाएं हैं। ब्रह्म समाज कौन? तो ब्रह्म समाज, फिर राम मोहन राय जी का। ठीक है, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, फिर है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद, ये दोनों ही बातें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जो भी हो टिक करके आए। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम क्या है? तो छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ कौन थे? चार थे प्रमुख स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ। तो इनका जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम क्या है? तो जरा देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा, नवजागरण कालीन, एक बार फिर से ध्यान दें, हम पढ़ रहे थे ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही अनुक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1890 में, मृत्यु हुई 1937 ईस्वी। ठीक है, तो 1890 से 1937 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का समय है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी, 1896 से 1961 ईस्वी। फिर है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। जरा ध्यान दें, 1900 से 1977 ईस्वी, 1900 से 1977 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत। अगले हैं महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। ध्यान दें, 1907 से 1987 ईस्वी, 1907 से 1987 ईस्वी। तो एक बार फिर से सुन लें, जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी। फिर है सुमित्रा नंदन पंत जी 1900 से 1977 ईस्वी। फिर है महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। ठीक है, तो ये सभी छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ हैं और इनका जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन की दृष्टि से
ध्यान दें, सबसे पहले युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर आज्ञे की है, फिर है गीत फरोश। ठीक है, युगवाणी, फिर निराला की कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर आज्ञे, फिर है गीत फरोश। तो ये सभी क्या हैं? प्रकाशन की दृष्टि से काव्य कृतियां हैं जो कि सही क्रम में हैं। ठीक है, युगवाणी किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृति है। ठीक, अगला प्रश्न है, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो निराला के उपन्यासों की बात हो रही है। ध्यान दें, सबसे पहले उपन्यास अप्सरा 1931 ईस्वी। ठीक है, अप्सरा कब आया? 1931 ईस्वी। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि अप्सरा पहला ही इनका लिखा हुआ उपन्यास हो। ठीक है, यहाँ प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो उपन्यास कहीं से भी आगे पीछे करके भी दिए जा सकते हैं, कोई सा भी उपन्यास उठा सकते हैं, अलग अलग रचनाकारों के भी उपन्यास हो सकते हैं। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखें, प्रश्न के अनुसार हम अपना उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, तो जरा गौर करें, अप्सरा का समय है 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। फिर है अलका का समय है दोस्तों 1933 ईस्वी, 1933 अलका। ठीक है, यानी 2 साल बाद आया अलका। फिर निरुपमा कब? 1936 में, 1936 में। ठीक है, इसके ठीक 3 साल बाद, पहला 2 साल बाद, फिर तीसरा 3 साल बाद निरुपमा। ठीक है, 1936 ईस्वी। फिर है प्रभावती, इसका क्या समय है? 1936 ईस्वी, 1936 ईस्वी प्रभावती। ठीक है, तो ध्यान रखें, सबसे पहले अप्सरा, फिर अलका, फिर निरुपमा, फिर प्रभावती। चारों की चारों सहेलियां हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, कि 4 सहेलियां हैं जिनका नाम है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है ये। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख, गौर करें, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? तो आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम है क्या? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आकविता। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आकविता। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी क्या हैं? आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें जरा, भारतीय, अच्छा अगर आपको इनका समय पता हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। देखो, कमेंट करने से होगा कुछ नहीं, अगर आप एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है, चलो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करो, लेकिन अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप इसका समय लिखो, अपने आप से आंसर देने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आप अगर एक बार लिख देंगे ना दोस्तों, तो आपको चीज़ें परमानेंट याद हो जाएंगी। ठीक है, जब आप खुद से एफर्ट लगाते हैं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज अपनी नोटबुक में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्रियों की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि। कौन? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रस सूत्र इन्होंने ही दिया था। ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, दृश, निष्पत्ति, ये किसका सूत्र है? तो भरत मुनि का सूत्र है, भरत मुनि का सूत्र है दोस्तों, याद रखें। फिर है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन। कौन? आनंद वर्धन। फिर है आचार्य विश्वनाथ, जिनकी रचना है साहित्य दर्पण, और जिन्होंने कहा भी है, क्या कहा? काव्य से रसात्मक काव्यम, कुछ इस तरह की पंक्ति इन्होंने कही है। ठीक है, काव्य से आत्मा रसात्मक काव्यम, कुछ ऐसी पंक्ति है विश्वनाथ जी की। फिर है पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, 17वीं शताब्दी के हैं, ध्यान रखें। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ जी। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, इनकी पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। क्या पंक्ति है? रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दार्थ
शब्दार्थ काव्यम, ठीक है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी। ऐसे शताब्दी के आधार पर भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों, बीच में से पूछे गए आचार्य हैं ये, ठीक है। क्रम इनका अलग है, एक बार आप अपनी पुस्तकों से जरूर देख लें। अगर समय हो तो मेरे रामबाण संकलन के अंतर्गत एक अंतिम वीडियो है, ठीक, उसको देख लें, उसमें मैंने क्रम से सारी चीजें कराई हुई हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम। सबसे पहले भरत मुनि है, ये बात याद रखें, और सबसे अंत में जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये याद रख लें, ठीक है। पहले और अंतिम भी याद रखेंगे तो भी काफी आइडिया आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले और अंतिम, चाहे कोई सी भी विधा हो, उसके हर कवि, हर रचनाकार, आलोचक जो भी हैं, तो पहले और अंतिम और अधूरे, ये तीन बातें तो आपको दिमाग में लेकर के चलनी है, ठीक है। तो ये बात समझना, इस बात को। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर ध्यान दें, सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है, 1967 ईस्वी में, ठीक है। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा, ठीक है, इनका उपन्यास है जहां तक है, ठीक। आप मेरे देख लेना, उसमें मैंने बता रखी है, ये एक प्लेलिस्ट है महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं रचनाकार, उसको देख ले, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, सब कुछ नहीं लेकिन ज्यादातर रचनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक। ध्यान दें, रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी। फिर है उपन्यास आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी, कब आया, 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। फिर है उपन्यास चाक, कौन सा, चाक, कब आया, 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में। फिर है चित्रा मुदगल का उपन्यास, किसका, चित्रा मुदगल जी का उपन्यास आवा, कौन सा, आवा, कब आया, 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, सबसे पहले है प्रकाशन वर्ष के आधार पर रुकोगी नहीं राधिका, कब आया, 1967 ईस्वी। फिर आया आपका बंटी, 1971 ईस्वी। फिर आया चाक, 1997 ईस्वी। फिर आया आवा, आवा 1999 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है दोस्तों, सबसे पहले मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, कौन सी, चंदायन, इसे हम लोर कहा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें पात्र हैं लोरिक और चंदा, ठीक है। तो ध्यान दें, चंदायन यानी लोर कहा, कब आया ये, तो ये प्रेम आख्यानक काव्य आया 1779 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 17 नहीं है, 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। फिर है मृगावती, ठीक है, मृगावती कुतुबन का उपन्यास है मृगावती, कब आया, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका उपन्यास पद्मावत, ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो ये वही जायसी की रचना पर आधारित मूवी है। ध्यान दें, पद्मावत का समय है दोस्तों 1540, क्या है, 1540 ईस्वी। फिर है मंझन की कृति, ठीक है, मंझन की कृति, तो मधु मालती, क्या है, मधु मालती, ठीक है, 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी, ठीक है। तो ये सभी रचना है किसकी, तो ध्यान रहे प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा की। और ध्यान दें, जितने भी ज्यादातर जो प्रेम आख्यानक परंपरा के जो आपको रचनाकार मिलेंगे, वे सभी कौन होंगे, वे सभी मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस बात को, ठीक। तो अगर आपको आंसर ना भी पता हो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई आदिकालीन रचना पूछ ली जाए जिसका संबंध प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा से हो, तो आप देखना कि उसमें हिंदू नाम कौन से हैं रचनाकारों के और उसमें मुस्लिम नाम कौन से हैं। तो आप जैसे ही मुस्लिम नाम मिले तो एलिमिनेट, ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि उनमें से ही आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप थोड़ा सा टेक्निक्स लगाकर भी काम करें, ठीक है।
तो आपको हर तरह से सोचना है प्रश्न जब भी आए आपके सामने, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, सही सुमेलित, यहाँ पर सही सुमेलित प्रश्न है, सभी के आंसर हैं मौजूद, ठीक है। तो सीधे सीधे हम प्रश्न करेंगे और उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले देखें रचनाकार और उनकी रचनाएं। सबसे पहले रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद इनकी उपाधि है, ठीक। ध्यान दें, इनकी रचना है भूगोल हस्तामलक। क्या है रचना? भूगोल हस्तामलक। किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है भूगोल हस्तामलक। फिर है अगला प्रश्न, ध्यान दें, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय इनकी रचना है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। तो रचना नहीं है, ठीक है, अच्छा रचना ही है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज उसमें ये पढ़ाते भी थे, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय फोर्ट विलियम कॉलेज इनकी रचना। फिर है मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधु जी, ठीक है, इनकी रचना है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, ध्यान रखें, मिश्र बंधु। फिर है अगले रचनाकार रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा जी। इनकी रचना है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो ध्यान दें, सबसे पहले हमने पढ़ी रचना भूगोल हस्तामलक, किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज रचना, किसकी है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की, ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न, सॉरी प्रश्न नहीं, अगली रचना है हिंदी नवरत्न, किसकी है ये? तो ध्यान दें, मिश्र बंधु की रचना है। फिर है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, ये किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, रामविलास शर्मा जी की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, सही सुमेलित प्रश्न है, रचनाकार हैं और रचनाएं। तो सबसे पहले रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है वर्ण रत्नाकर। फिर है दामोदर भट्ट। दामोदर भट्ट की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है, दामोदर भट्ट। फिर है नरपति नाले। नरपति नाले इनकी रचना है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, याद रखेंगे। फिर है रोड कवि। कौन? रोड कवि, इनकी रचना है राहुल वेल। राहुल वेल, ठीक है। तो ध्यान रखें, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। फिर है दामोदर भट्ट, इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर है नरपति नाले, इनकी रचना है बीसलदेव रासो। फिर है रोड कवि या रोड़ा कवि, ठीक है, इनकी रचना है राहुल वेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नक्शिक परंपरा से संबंधित है और शिलांकृत कृति है राहुल वेल, ये बात भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, सही सुमेलित प्रश्नों पर गौर करेंगे। यहाँ कवि हैं और कृतियां। तो सबसे पहले कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनकी कृति है ग्राम्या। फिर है कवि घनानंद, इनकी कृति है इश्कलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इश्कलता पर, ठीक है। और इश्कनामा किसकी है? बोधा की, ठीक है, इश्कलता घनानंद और इश्कनामा बोधा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है अगले कवि केशव दास, इनकी रचना है दोस्तों कवि प्रिया। कौन सी? कवि प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया। फिर है कुतुबन। कुतुबन की रचना है कौन सी? मृगावती, ठीक है, मृगावती। तो ध्यान दें, देखो अलग अलग काल के कवि उठा रखे हैं, तो जरा ध्यान दें। सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना है ग्राम्या। घनानंद की रचना है इश्कलता या इश्कलता, ठीक। केशव दास की रचना है कवि प्रिया, ठीक। इसके अलावा रसिक प्रिया भी इन्हीं की रचना है, केशव दास की, ठीक है। फिर है कुतुबन। कुतुबन की रचना मृगावती। मृगावती, याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें जरा, सही सुमेलित है, कवि हैं और कृतियां। सबसे पहले कवि
रघुवीर सहाय, इनकी कृति है अनामिका। रघुवीर सहाय की कृति अनामिका। फिर है श्रीकांत वर्मा जी, इनकी कृति है माया दर्पण। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। फिर है दिनकर की कृति परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है परशुराम की प्रतीक्षा। फिर है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, इनकी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दें, अनामिका किसकी कृति है? रघुवीर सहाय जी की। माया दर्पण किसकी कृति है? श्रीकांत वर्मा की। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी कृति है? दिनकर की। फिर फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की। सभी कृति और रचनाकार याद रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, सही सुमेलित प्रश्न है, कवि और कृतियां। जरा गौर करें,